नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। तो अपने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ था, कैसे संविधान सभा का गठन किया था, इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा की थी। अब अपने संविधान से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं। जैसे अपने संविधान शुरू करते हैं अनुच्छेद 1, उससे पहले अपने को कुछ जानकारियां होनी चाहिए जो परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। विशेषकर जो वस्तुनिष्ठ पर्सन है उनके बारे में जब पूछा जाता है तो अपने को कुछ जानकारियां वहां पर होना चाहिए। इसको अपने कह सकते हैं, इसके अंदर अपने दो तीन चीजों का मेल पड़ेंगे। अपने सबसे पहले देखेंगे संविधान के भाग के अंदर कि संविधान के कितने भाग हैं भारत के अंदर। इन सब बातों के ऊपर अपने चर्चा करेंगे कि संविधान के कितने भाग हैं, कितने भाग नहीं है। अगर अपने देखें तो भारत का संविधान जो 22 भागों में बटा हुआ है। भारत का संविधान 22 भागों में बटा हुआ है। 22 भागों में बटा हुआ है, परंतु बटा हुआ है, परंतु वास्तव में 25 भाग है। अब वो कैसे है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखो ये जो संविधान वाला मामला है ना, यहां पर थोड़ा सा शब्दावली का अंतर आ जाता है। शब्दावली का अंतर कैसे कि एक तो होता है आधिकारिक तरीके से। अब जैसे कि एक तरीका है कि 1 2 3, ये 3 भाग हो गए। अब बीच में मैंने 2 ए और डाल दिया, ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो कितने भाग हो गए, 1 2 2 ए 3 और टोटल 4 भाग हो गए। परंतु संविधान इसको शब्दावली के अंदर 3 ही भाग मानता है, क्योंकि अंतिम संख्या कहां पर खत्म हो रही है, 3 पर हो रही है। तो अगर अपने अंतिम संख्या देखें 22 पर खत्म होगी, परंतु अगर अपने 2 ए को एक पृथक भाग माने तो कुल वो जो 25 भाग बन जाते हैं। इस तरीके से जो अपना संविधान है वो 25 भागों में बटा हुआ है। अब अपने देखते हैं कौन से भाग के अंदर क्या आता है। भाग का मतलब केवल क्या है कि संविधान एक किताब है। अब जैसे आपकी किताब है तो आप अपनी किताब को अलग अलग भाग के अंदर बांट सकते हैं। जैसे पहले किताब के अंदर, पहले भाग के अंदर आपने उस विषय का परिचय दिया, दूसरे भाग के अंदर उस विषय की बेसिक जानकारी, जो सामान्य जानकारी है वो आपने दी, तीसरी के अंदर उससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे, चौथी के अंदर कुछ अलग मुद्दे, पांचवी के अंदर कुछ अलग मुद्दे। तो अगर जैसे कि अगर आपको केवल परिचय पढ़ना है तो आपको सारे भाग पढ़ने की जरूरत नहीं, आप केवल दूसरा भाग पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से भाग बनाए जाते हैं ताकि अगर कोई व्यक्ति विशेष जो है वह केवल एक ही चीज का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसको पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़े, उस किताब के कुछ चैप्टर वो पढ़ ले, उन चैप्टरों से जो उसके लिए जरूरी जानकारी है वो सारी उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरीके से संविधान के भाग बनाए जाते हैं। अगर अपने संविधान के भागों की बात करें तो संविधान का भाग 1 जो है, भाग 1, अब अपने इसके अंदर 3 चीजें पढ़ेंगे। अपने अगली किताब, अगले पेज के ऊपर एक चैप्टर, एक तालिका बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। पहला तो देखेंगे कि इसके अंदर भाग की अपने बात कर रहे हैं, भाग के अंदर कौन से अनुच्छेद आते हैं, ठीक है। फिर अपने देखेंगे कि ये भाग की विषय वस्तु क्या है, किससे संबंधित है ये भाग। तो ये एक अच्छा तरीका है, पेपर में भी इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। पेपर में इससे जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि संविधान के कौन से भाग में किस चीज का वर्णन किया गया है, या संविधान के कौन से भाग में कौन से आर्टिकल हैं, ठीक है। तो अगर अपने देखें तो जो सबसे पहला भाग है, भाग 1 जिसको अपने कह सकते हैं, भाग 1 के अंदर जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 1 से 4। और यह भाग जो है इसका संबंध है संघ व उसके राज्य क्षेत्र से, संघ व उसका क्षेत्र। मतलब कि अगर आप जानना चाहते हो कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं, कब कौन सा राज्य बना, भारत किन राज्यों से मिलकर बना हुआ है, तो आपको पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ लीजिए। और ये जो अनुच्छेद 1 से 4 है ये कौन से भाग में वर्णित किए गए हैं, ये भाग 1 के अंदर वर्णित किए गए हैं। वैसे ही अगर अपने बात करें भाग 2 की, तो जो संविधान का भाग 2 है यह आता है अनुच्छेद 5 से 11 के लिए, के अंदर वर्णन किया गया भारत की नागरिकता का, कि भारत की नागरिकता किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी। अपने इन सभी अनुच्छेदों का विस्तृत वर्णन भी करेंगे जैसे जैसे अपने आगे चलेंगे। वैसे अनुच्छेद जो संविधान का भाग 3 है, संविधान का भाग 3 है, इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 12 से लेकर 35, और इस भाग का संबंध है भारत के मौलिक अधिकारों से। तो अगर आप केवल मौलिक अधिकारों का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप भाग 3 को पढ़ लीजिए या अनुच्छेद 12 से 35 को पढ़ लीजिए, आपको मौलिक अधिकारों का ज्ञान हो जाएगा। तो
इसमें पेपर में प्रश्न भी पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से भाग में किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 का भाग है, भाग 3 में वर्णित है। अब अगर हम बात करें भाग 4 की, तो भाग 4 जो है वो है 36 से 51, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। और इसके अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब यहां पर 4 के बाद, जैसे कि मैंने बताया था कि वैसे तो 22 भाग हैं, परंतु कुल 25 बन जाते हैं, क्योंकि 4 के बाद यहां पर एक भाग जोड़ा गया है जिसको अपने कहते हैं 4A। ये बाद में जुड़ा है। 4A जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 51A, और इसके अंदर लिखे गए हैं भारत के मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ओरिजिनल संविधान के भाग नहीं हुआ करते थे, और इनको बाद में 42 में, मैं यहां पर स लिखूंगा जब भी, तो स का मतलब है संविधान संशोधन। तो मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। या ऐसा कहा जाए कि भारतीय संविधान के भाग 4A को कौन से संविधान के तहत निहित किया गया है या कौन से संविधान के साथ जोड़ा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो इस कारण वैसे तो देखा जाए तो संख्या तो 4 तक पहुंची है, परंतु योग कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। तो ऐसे 22 और 25 का चक्कर पड़ता है। परीक्षा में आपको 22 ही ऑप्शन मिलेगा। वैसे अगर अपने बात करें भाग 5 की, तो भाग 5 जो है ये है 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। और इसके अंदर आपको देखने को मिलता है संघ के बारे में, संघ की सरकार। संघ की सरकार का मतलब है कि संघ के अंदर जैसे कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, केंद्र सरकार कैसे चुनी जाएगी, संसद कैसे चुनी जाएगी, जो अपनी जिसको अपने दिल्ली का शासन व्यवस्था है वो कैसे चलेगी, ये कौन से भाग के अंदर बताया गया है? भाग 5 के अंदर बताया गया है। संघ शब्द जब आ रहा है यहाँ पर, तो संघ का मतलब है यहाँ पर एक प्रकार से केंद्र से है। अपने इन शब्दावली को धीरे धीरे सीख जाएंगे, जैसे जैसे अपने आगे चलेंगे इसकी व्यवस्था जो है अपने देखते जाएंगे कि किस शब्द का क्या मतलब है। क्योंकि अभी अगर अपने इन शब्दों की व्याख्या करने बैठेंगे तो अपने ना तो इन शब्दों को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, ना ही इनका कोई औचित्य रहेगा। तो अपने जैसे जैसे ये टॉपिक आएगा भारत की संघीय व्यवस्था का, उसके अंदर अपने देख लेंगे कि संघ का मतलब क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीजें धीरे धीरे जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो दिल्ली के अंदर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट हो गया, भारत की संसद होगी, भारत का राष्ट्रपति हो गया, भारत की केंद्रीय सरकार होगी, इन सब चीजों का प्रावधान कौन से भाग में किया गया? भाग 5 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद कौन सा लगाया गया इसके अंदर? अनुच्छेद जो लगाया गया वो लगाया गया 52 से 51। अगला जो भाग आ जाता है, जब संघ की सरकार के बारे में अपने पढ़ लेते हैं कि संघ की सरकार कैसे बनेगी, उसके बाद भाग आता है 6। भाग 6 जो है यह 152 से लेकर जो है 237 तक चलता है, 152 से 237। और इसके अंदर वर्णन किया गया राज्य की सरकारों का। ठीक है। तो भाग 6 के अंदर क्या है? राज्य की सरकारों का वर्णन किया गया है। अब बात आती है भाग 7 की। भाग 7 जो है वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है भारत का। यह भाग जो है वो हटा दिया गया था एक बार के लिए। भाग 7, इसके अंदर भाग 7 के अंदर देखने को मिलता था, वो आर्टिकल देखने को मिलता था 238। अभी आपको ध्यान रखना है निरस्त, मतलब इसको समाप्त कर दिया गया है। अभी भाग 7 के अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि भारत का आर्टिकल 238 है वो हटा दिया गया है, और इसको हटाया गया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 के अंदर हुआ है। तो भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि अपने आगे चलकर देखेंगे कि भारत के अंदर 1956 से पहले राज्यों की अलग अलग श्रेणियां हुआ करती थी। तो कुछ राज्य श्रेणी ए के अंदर, कुछ राज्य श्रेणी बी के अंदर, कुछ राज्य श्रेणी सी के अंदर और कुछ राज्य श्रेणी डी के अंदर हुआ करते थे।
बाद में 1956 के अंदर जब भारत का पुनर्गठन किया गया, भारत की वर्तमान व्यवस्था जो है वो लागू की गई, तो ये जो श्रेणियों का विभाजन था उसको समाप्त कर दिया गया। जब श्रेणियों का विभाजन समाप्त कर दिया गया तो अनुच्छेद 238 का कोई महत्व नहीं रह गया था। तो जब अनुच्छेद 238 का कोई महत्व नहीं रह गया तो उसको संविधान से हटा दिया गया। इसलिए 7वें भाग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यह क्रियान्वित नहीं किया जाता है। इसके बाद भाग आता है 8वां। भाग 8 है संविधान का, यह जो है यह है 239 से लेकर 242 तक, और इसके अंदर बताया गया है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जो किसी भी राज्य के अधीन नहीं आता है, उसके ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण केंद्र का होता है। केंद्र शासित, केंद्र के द्वारा शासित किया जाने वाला प्रदेश, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया। अभी जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। ठीक है, मतलब क्या होता है, प्रावधान कैसे बदल जाते हैं वो अपने थोड़े से देख लेंगे आगे चलकर, व्याख्या इसकी देख लेंगे क्या होती है। तो यूटी या केंद्र शासित प्रदेश जिसको अपने कहते हैं, वो कौन से भाग में आता है, वो आता है भाग आपके 8 के अंदर। अगला भाग जो है वो है 9वां भाग, भाग 9। 9वां भाग जो है वो, उसके लिए अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 242 से लेकर 243 से लेकर 243 से लेकर 243 अण तक है। इसके अंदर 243 से लेकर 243 अण तक, ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है पंचायतों के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था केवल ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, शहरी क्षेत्रों के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को अपनी नगर पालिका कहते हैं, उसके लिए अलग अनुच्छेद है। ठीक है, तो 9वें भाग के अंदर आपको देखने को मिलती है भारत की पंचायती राज व्यवस्था। वैसे जो भाग 10 है, भाग 10, इस भाग 10 के अंदर आपको देखने को मिलता है नगर पालिकाओं के बारे में। सॉरी, भाग जो 9 क है, 9 के बाद क्या आ जाता है, 9 क आ जाता है, और 9 क जो है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है 243 तय से लेकर 243 6 तक, और इसके अंदर आपको देखने को मिलता है नगर पालिकाएं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो भाग 9 है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय शासन व्यवस्था के बारे में बात करता है, जबकि जो भाग 9 क है वह भारत के अंदर जो है वो शहरी क्षेत्रों के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के अंदर व्यवस्था की बात करता है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो भाग 9 है, ये भी पंचायती राज व्यवस्था पहले संविधान के अंदर नहीं हुआ करती थी, इसको बाद में लागू किया गया था, और इसको लागू किया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। तो भाग 9 जो है भारतीय संविधान का, वो कौन से अधिनियम के, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था। नगर पालिकाएं भी ओरिजिनल संविधान के अंदर नहीं हुआ करती थी, 9 क भी नहीं हुआ करता था, इसको जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 में ही हुआ है, दोनों एक साथ हुए हैं। तो 73 और 74 के द्वारा भाग 9 और 9 क जोड़ दिया गया। इसके बाद बात आती है 9 ख की, भाग 9 ख। तो 9 के अंदर ही देखो 3 बन गए ना, 9 क 9 ख। ये जो 9 ख है इसके अंदर जो अनुच्छेद है वो है 243 ZH से लेकर 243 ZH से लेकर 243 ZT तक, और इसके अंदर आपको देखने को मिलता है सहकारी समितियां। ठीक है, सहकारी समितियां। यह भाग भी जो है वो वास्तव में प्रारंभिक संविधान का भाग नहीं हुआ करता था, और इसको जोड़ा गया है 97 में संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। 93 में संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको भारतीय संविधान का भाग बनाया गया है। तो 9 ख तीनों ही जो हैं वो वास्तविक संविधान का भाग नहीं थे, इनको बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। वैसे ही जो इसके बाद भाग आता है वो आता है 10वां। 10वें के अंदर जो है 10वें के अंदर जो आपको है वो देखने को मिलता है 244 से लेकर 244 का है।
244 से लेकर 244 क जो है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात करते हैं। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, भारत के अंदर जो जनजाति हैं, ट्राइब्स है, जिनको अपने एसटी कहते हैं, इनको विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। और इन जहां पर जनजातियों की बहुलता होती है वहां पर भारत की सामान्य व्यवस्था लागू नहीं होती है, यहाँ पर विशेष व्यवस्था लागू होती है। तो उस विशेष व्यवस्था का वर्णन कौन से संविधान के अनुच्छेद में किया गया है? 244 से लेकर 244 क के अंदर किया गया है। इसीलिए इसका संबंध किससे है? इसका संबंध अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों से है कि यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्था लागू होगी। वैसे ही अनुच्छेद 11 जो है, सॉरी भाग 11, अनुच्छेद 11 नहीं, भाग 11 जो है, भाग 11 के अंदर आर्टिकल जो आते हैं वो आते हैं 245 से 263, 245 से 263। और ये भाग आपको बताता है संघ व राज्य के बीच में संबंध, संघ व राज्यों का संबंध, किसके पास क्या शक्ति होगी, क्या शक्ति नहीं होगी, ये इन अनुच्छेदों के अंदर बताया गया, जो कि भाग 11 है। वैसे ही अगला जो भाग आता है वो आता है 12। जो भाग 12 है उसके अंदर पहले अपने को लिखना है। तो भाग 12 का आर्टिकल नंबर है 264 से लेकर अनुच्छेद 300A तक, ठीक है। इसके अंदर आपको बताया गया है वित्त के बारे में, मतलब कि भारत के पास पैसे से संबंधित संवैधानिक क्या है, राज्य सरकार के पास कितना पैसा आएगा, केंद्र सरकार के पास कितना पैसा आएगा, जो केंद्र का पैसा आएगा वो राज्यों में कैसे बटेगा, केंद्र राज्यों को क्या सहायता देगा, ये सारी बातें कौन से भाग में की गई है? भाग 12 के अंदर की गई है। अगला बात आता है 13 का, से लेकर 307 के बीच में है। और इसके बीच में आता है भारत के अंदर व्यापार। जैसे कि भारत में जो व्यापार है उस राज्य सरकारें अड़चन पैदा नहीं कर सकती। राज्य सरकार ये नहीं बोल सकती कि मैं जो है पंजाब, जैसे राजस्थान सरकार ये नहीं बोल सकती कि मैं पंजाब के साथ व्यापार नहीं करूंगा या मैं पंजाब के सामान को राजस्थान में उसे गुजरने नहीं दूंगा। तो भारत के अंदर जो व्यापार है वो किसी भी सीमा से मुक्त है, पूरा भारत एक है व्यापार के दृष्टिकोण से। हालांकि नियमों के अंदर स्वाभाविक सी बात है, राज्य सरकार अपने नियम बनाती है तो उनके कारण कुछ अड़चनें पैदा हो जाती है। इन्हीं अड़चनों को कम करने के लिए ही अपने जीएसटी की व्यवस्था लागू की थी। इसीलिए उसको अपने एक राष्ट्र एक कर कहते हैं, क्योंकि यह राज्यों की सीमा से परे है। हालांकि संविधान के अंदर इस चीज का प्रावधान है कि भारत के अंदर राज्य सरकारें अंतरराज्य व्यापार के अंदर किसी भी प्रकार की अड़चनें पैदा नहीं करेगी। अगला जो बात आती है वो आती है 14 की। 14 जो है वो है 308 से लेकर 323 के बीच में। इसके अंदर आती है संघ व राज्य की सेवाएं, जिसके अंदर आपके यूपीएससी, आरपीएससी, इन सब की बातें की गई है कि यूपीएससी का गठन कैसे किया जाएगा, आरपीएससी का गठन कैसे किया जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग जो है के क्या प्रावधान होंगे, भारत की अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होगी, अखिल भारतीय सेवाओं का कैसे संचालन किया जाएगा, ये सारी बातें जो हैं इसके अंदर लिखी गई है। अगला जो भाग आता है वो आता है 14 क। तो ये भी एक भाग एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो 14 क जो है इसके अंदर बात की गई है अधिकरण की। अधिकरण का मतलब होता है ट्रिब्यूनल। देखो ट्रिब्यूनल जो है ना, वैसे तो अपने डिटेल में भी देखेंगे, परंतु अधिकरण जैसे ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी है ना, नाम सुना होगा आपने, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक प्रकार की न्यायिक व्यवस्था ही होती है, परंतु ये न्यायालय से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि न्यायालय जो है वो किसी एक विशेष कारण के लिए, किसी एक विशेष विषय के लिए नहीं बनता है, वहां पर हर प्रकार के केस आते हैं। परंतु जो ट्रिब्यूनल होता है वो किसी एक विशेष प्रकार के लिए होता है। जैसे कि एनजीटी है तो वहां पर पर्यावरण से संबंधित केस ही आएंगे। जैसे कर अधिकरण है तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर कर से संबंधित केस ही आएंगे। तो ये किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए न्यायालय होते हैं। हालांकि इनके संचालन और सामान्य न्यायालय के संचालन की प्रक्रिया के अंदर अंतर होता है, वो अपने ज्यादा जो है डिटेल के अंदर तब देख लेंगे। अभी के लिए अपने इतना जरूर जान सकते हैं। तो ये जो क है यह भी बाद में जोड़ा गया, यह भी ओरिजिनल संविधान का भाग नहीं था। वैसे अगर अपने देखें तो अगला जो है वो है 15। 15 जो है उसके अंदर बात की गई है चुनावों की, और ये जो है वो लागू होता है 324 से 329 क तक। और इसके अंदर बात की गई है चुनाव की, भारत के निर्वाचन आयोग की।
कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो गठित कैसे होगा, निर्वाचन आयोग कैसे चुनाव चलाएगा, ये सब बातें इसके अंदर बताई गई है। अगला जो आता है वो आता है भाग 16। भाग 16 के अंदर जो है वो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों की बात की गई है, जैसे कि SC ST के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित करनी है, SC ST के लिए संसद के अंदर सीटें आरक्षित करनी है, एंग्लो इंडियन जो समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व देना है कि कितने लोगों को मनोनीत किया जा सकता है, कितने लोगों को मनोनीत नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें इस भाग के अंदर लिखी गई है। और इसके अंदर जो आर्टिकल है वो है 330 से 342, 330 से 342 भाग 16 के अंदर। भाग 16 के बाद जो बात आती है वो आती है भाग 17 की। भाग 17 जो है होता है 343 से लेकर 351, अनुच्छेद 341, 343 से 351। और इसके अंदर बात की गई है राजभाषा की, कि भारत की भाषा क्या होगी, हिंदी जो है उसका कैसे उपयोग किया जाएगा, अंग्रेजी का क्या उपयोग किया जाएगा, इनसे संबंधित प्रावधान इसमें लिखे गए हैं। अगला भाग जो आता है वो आता है 18वां। 18वां जो है वो 352 से लेकर 360 के बीच में लागू होता है, और ये बात करता है आपातकालीन प्रावधानों की, जिसको अपने आपातकाल कहते हैं कि कितने प्रकार के आपातकाल होंगे। जैसे कि भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, एक जिसको अपने राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, एक जिसको अपने राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कहते हैं, एक वित्त आपातकाल होता है। तो इन आपातकालों को कैसे लागू किया जाएगा, आपातकालों का प्रभाव क्या पड़ेगा, ये सारी बातें जो है वो इन उपबंधों के अंदर या इन के अंदर की गई है। अगला भाग जो है वो है 19वां। 19वां जो है वो 361 से लेकर 367 के बीच में है। इसके अंदर परिभाषाएं दी गई है, एक प्रकार से अलग अलग चीजों की व्याख्याएं दी गई है। ठीक है, परिभाषा कह लो, व्याख्या कह लो, प्रकीर्णन भी कहते हैं इसको, तो वो दी गई है। अगला भाग जो है वो भाग 12वां, 20वां, सॉरी 12वां क्या, 20वां जो है ये अनुच्छेद 368 से संबंधित है। इसके अंदर भारत के संविधान के संशोधन की बात की गई है कि संविधान का संशोधन कैसे नहीं किया जाएगा, ये सब बातें की गई है। ठीक है, अगला भाग जो है वो है 21वां। 21वां जो है वो 369 से लेकर 391 तक लागू होता है, 392 तक। और इसके अंदर अस्थायी या इसको आप विशेष उपबंध कह सकते हो, इसीलिए जो अनुच्छेद 370 था वो इसी भाग का हिस्सा था। तो इसके अंदर कुछ ऐसे अनुच्छेदों को डाला गया है जो कि अस्थायी हैं। ये अपने केवल एक 370 के बारे में जानते हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान करता था, परंतु ऐसे प्रावधान जो है वो अलग अलग राज्यों के लिए, हालांकि इस तरीके के प्रावधान नहीं है, कुछ जरूरत के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये जो विशेष प्रावधान है वो इस भाग के अंदर या इन आर्टिकल्स के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। अगला जो है वो आता है 22वां। 22वां जो है वो 393 से लेकर 395 के बीच में है। और ये जो भाग है इसके अंदर संक्षिप्त परिचय और ये सब बातें भारत के संविधान की एक तरीके से सार इसके अंदर एक तरीके से लिखती है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान को जो है वह इस बांटा गया है। तो अब अगर अपने देखें, वैसे तो संख्या कहां पर खत्म हो गई है, 22वें पर हो गई है, परंतु अगर देखें तो बहुत सारे भाग जो है वो जुड़ चुके हैं। जैसे कि यहां एक जुड़ गया 14 का है, ये 2 जुड़ गए 9 का और 9 है, तो 3 और एक ये जुड़ गया 4A, तो कुल 26 हो जाने चाहिए, परंतु इसके अंदर से 7वां निरस्त हो चुका है, तो कुल कितने बच गए, 25 बच गए। तो संख्या 22 पर खत्म होती है, परंतु कुछ सह भाग बना दिए गए हैं, भाग का भी आगे भाग बना दिया गया है, इसलिए संख्या कितनी बच जाती है वास्तविकता के अंदर, 25 बन जाती है। तो अगर वर्तमान में आपको भारत के पूरे संविधान का अध्ययन करना हो तो आपको 25 भाग पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा, हालांकि यहां पर बताया गया है कि आपका अनुच्छेद कहां पर समाप्त हो गया, 395 पर समाप्त हो गया है, परंतु वर्तमान के अंदर जो कुल अभी अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अंदर, देखो वैसे तो ये संख्या बदलती रहती है, हो सकता है कि जब भी आप ये क्लास देख रहे हैं तब तक ये संख्या बदल गई हो। तो जो कुल अनुच्छेद है वो 448 है, संख्या आज भी 395 पर ही खत्म होती है। तो जैसे कि अनुच्छेद 19 है, अब 19 का आगे कै जोड़ दिया गया, तो इन्होंने तो इसको एक संविधान, एक अनुच्छेद जोड़ लिया को, परंतु 19 और 19 कै 2 बन गए ना,
तो संख्या आज भी 395 पर खत्म होती है, परंतु साथ में अगर उनका सब पार्ट को जोड़ो, सहभाग को जोड़ो, तो संख्या कहां पहुंच जाती है, 448 पहुंच जाती है। हालांकि वास्तविक संविधान के अंदर 395 ही अनुच्छेद हुआ करते थे। ठीक है, तो ये भारत के संविधान के भाग हैं। भाग में से प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो प्रावधान है वो कौन से भाग में किए गए हैं, या इस भाग के अंदर किस चीज के प्रावधान किए गए हैं। तो आपको क्रम ध्यान रखना है। यही क्रम जो होता है वो संविधान को पढ़ने का होता है। आप सबसे पहले पढ़ते हैं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। राज्य क्षेत्र का मतलब कि संविधान लागू कौन से क्षेत्र के अंदर होता है। बाद में आप पढ़ते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर जहां पर यह संविधान लागू होता है, अगर आपको वहां पर रहना है, अगर आपको नागरिकता लेनी है तो क्या करना पड़ेगा। बाद में आपको बताया जाता है कि अगर आपको नागरिकता मिलती है तो आपको कौन से मौलिक अधिकार मिलेंगे। साथ में यह बताया जाता है कि आपको कौन से नीति निर्देशक तत्व या राज्य के लिए कौन से निर्देश हैं। उसके बाद आपको अपने मौलिक कर्तव्य बताए जाते हैं। उसके बाद आपको बताया जाता है कि केंद्र की सरकार कैसे चुनी जाएगी। फिर आपको बताया जाता है कि राज्य की सरकार कैसे चुनी जाएगी। फिर आपको बताया जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश कैसे होंगे। फिर आपको बताया जाता है कि स्थानीय सरकार गांवों में कैसे चुनी जाएगी। फिर आपको बताया जाता है कि स्थानीय सरकारें शहरों के अंदर, या जिसको अपने नगर पालिका कहते हैं, वो कैसे चुनी जाएगी। फिर आपको बताया जाता है कि सहकारी समितियां, क्योंकि एक विशेष प्रावधान बाद में जोड़ा गया है, तो उनका चयन कैसे होगा। तो इस तरीके से जो है ये भाग चलते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान को 22 भागों में बांटा गया, परंतु कुल योग जो इनका है 25 हो जाता है, क्योंकि कई भागों के सहभाग बने हुए हैं। ठीक है, ये तो कहानी है भारत के संविधान के भागों की। दोस्तों इस क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू।